सो एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेप के अंदर जो पूरा का पूरा मियोसिस का प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि मियोसिस 1 का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जो प्रोफेज 1 के अंदर आपके पास एज वी नो कि टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। लेट मी जूम इट अ बिट मोर हियर। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पेयर है, बिकॉज एज वी नो कि जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर होते हैं, या फिर जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये एक पेयर है, ठीक है, उसमें से एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा ये है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस, ठीक है। और अगर आप इसके कलर को देखें तो आपको इससे ये भी पता लग सकता है कि ब्लू, ब्लू मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम फादर, ठीक है, और रेड इट मीन्स कि इट इज कमिंग फ्रॉम मदर, दिस इज फ्रॉम मदर, ठीक है। अच्छा, सो प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपके पास ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये क्याज़मेटा के पॉइंट्स के ऊपर, यहां पर ये जो पॉइंट है दिस वन, ठीक है, और दिस वन, दिस इज द क्याज़मेटा पॉइंट्स। और यहाँ पर इस क्याज़मेटा के पॉइंट के ऊपर ये जो दोनों आपस में क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी देयर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, मतलब कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं। लेट मी चेंज द पोजीशन अ बिट देयर, हाँ इसको सेंटर में कर दूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनके जो क्रोमेटिड्स थे वो आपस में क्याज़मेटा के पॉइंट्स के ऊपर आपस में अटैच हो गए, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी आपके पास क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ अटैच हो जाता है, और जिस सेगमेंट को वो रिप्लेस करता है वो पहले वाले क्रोमोसोम के सेगमेंट के ऊपर आके अटैच हो जाता है। नीचे अगर आप डायग्राम देखें तो आपको प्रॉपर इसमें विजुअलाइजेशन भी हो रही होगी। लेट अस गो डाउन, ठीक है। तो अगर आप लेट मी जूम अ बिट मोर, राइट, आई थिंक इट्स राइट। तो अगर आप लोग इस पिक्चर में देखें तो इस ब्लू वाले क्रोमोसोम के ऊपर ये रेड पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इस रेड वाले क्रोमोसोम में यहाँ पर ये ब्लू पोर्शन है। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, लेट मी डू अ बिट डाउन देयर। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये ब्लू क्रोमोसोम है, इसके ऊपर रेड पोर्शन आके अटैच हुआ हुआ, दिस हियर, यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है वहां पर ये ब्लू पोर्शन आके अटैच हुआ है, दिस। सो बेसिकली यहां पर ये जो क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉस ओवर कर चुके हैं सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर। और ये कैसे होते हैं, जब यहाँ पर ये टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द आते हैं, क्याज़मेटा के पॉइंट के ऊपर उनकी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है और सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्दर ये जो एक्सचेंज वाले क्रोमोसोम थे जिन्होंने अपने क्रोमेटिड्स के सेक्शंस सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे, वो जब गैमीट्स बनेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर इस तरह से 4 सेल डिवाइड हो गए। अगर आप इस डायग्राम को ओवरऑल देखें, लेट मी जूम अ बिट आउट, तो पहले क्या हुआ, पहले जो आपके पास एक नॉर्मल सेल था जिसके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम थे, मतलब पेयर के फॉर्म में थे। फिर अगर आप लोग आगे फर्दर देखें तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ, जिसकी मदद से हुआ ये कि जो आपके पास सेगमेंट्स थे क्रोमोसोम्स के, यानी कि छोटे छोटे जो आपके पास पोर्शन थे वो एक्सचेंज हुए। एज यू कैन सी के ब्लू पे रेड आ गया और रेड पे ब्लू आ गया, ठीक है। और एक्सचेंज होने के बाद मियोसिस वन के अंदर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज किए थे वो सेपरेट हुए, ठीक है। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। और फाइनली जब आपके पास मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर ये जो आपके पास क्रोमोसोम था, बिकॉज एज वी नो कि ये जो दो पोर्शंस हैं, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे की कॉपी हैं। जब इंटरफेस के अंदर याद करें, माइटोसिस के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो असल में ये रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब कि इनमें से फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल क्रोमोसोम की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ऐसी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज के अंदर तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरह का,
ये ऐसा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपके पास कॉपीड क्रोमोसोम होगा ये आपस में बीच में से टूटेगा और इस तरह से एक सेगमेंट यहाँ जाएगा और एक सेगमेंट यहाँ पर जाएगा। अगेन एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको मिलेगी, वो ये कि आपके पास जो गैमीट्स बने उसमें से हाफ गैमीट्स ऐसे होंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट होंगे, हाफ, यानी कि 4 है ना, 4 में से 2 ऐसे हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं और 2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, उनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ। नाम से जाहिर है रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से मिक्सअप करना, यानी मिक्सअप हुआ है किसका, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का, इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि एक क्रोमोसोम जो कि फादर से आया था, दूसरा क्रोमोसोम जो कि मदर से आया था, जिनको हम लोग टुगेदर होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, उनके ऊपर जब क्रॉसिंग ओवर हुई यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुई तो उससे नए किस्म के क्रोमोसोम्स आपके पास जनरेट हो गए। एक्चुअल में याद रखिएगा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये हुआ है कि जो इस क्रोमोसोम का पार्ट था वो इस पे आ गया और जो यानी कि जो इसका पार्ट था वो इस पे आ गया और जो इसका पार्ट था वो इस पे आ गया। अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना कि समटाइम्स बच्चा, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कपल के यहाँ अगर कोई बेबी होता है तो समटाइम्स वो मदर पे जाता है और समटाइम्स वो फादर पे जाता है और समटाइम्स वो दोनों पे जाता है ना। सो बेसिकली ये जो रिजेम्बलेंस है ऑफस्प्रिंग की अपनी पेरेंट्स के साथ, इसकी बेसिक रीजंस कुछ इसी तरह की होती है कि वहाँ पर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है और फिर इस तरह से वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीन आपस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं और उसको एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट से हाइट को अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद हैं, यानी कि बहुत छोटे भी हैं, फिर उससे बड़े भी हैं, फिर दरमियाने कद के भी हैं, फिर बहुत ऊंचे लोग भी हैं, ठीक है। फिर इस तरह से स्किन कलर, कुछ लोग वाइट होते हैं, कुछ लोग ब्राउन होते हैं, कुछ लोग ब्लैक होते हैं, मतलब देयर आर वैरायटी ऑफ कलर्स। वो क्यों? क्योंकि मियोसिस और आपके पास जितनी भी सेल डिवीजन्स हैं ह्यूमंस के अंदर या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जैसी आपके पास रिकॉम्बिनेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी मदद से जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं और दैट्स वाई हम लोग इतनी वैरायटी देख पाते हैं ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर और बाकी भी स्पीशीज़ के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। सो ये वो डायग्राम थी। लेट्स बैक टू द रीडआउट। पहली मेयोटिक डिवीजन जिसके अंदर हमने ये देखा कि क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से हाफ हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई और भी बहुत सारी डिफरेंट हम लोगों ने चीज़ें देखी जो कि मियोसिस 1 के अंदर हुई एंड आल्सो इट वाज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, हम सब ने देखा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेयोटिक डिवीजन के ऊपर विच इज़ जिसको हम लोग मियोसिस 2 भी कहते हैं। अच्छा, द सेकेंड मायोटिक डिवीजन इज एक्चुअली द माइटोटिक डिवीजन, यानी कि जो सेकेंड मायोटिक डिवीजन है वो असल में एक माइटोटिक डिवीजन है, यानी कि उसके अंदर वही कुछ होता है जो कि हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था, विच डिवाइड्स ईच हेप्लॉइड सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस 1 इनटू 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल। यानी कि माइटोसिस में हम लोग ये देखते हैं कि जो है वो आपके पास जिस तरह का पेरेंट सेल होता है उसी तरह का डॉटर सेल बनता है, एग्जैक्टली वैसा ही, मतलब सेल का स्ट्रक्चर भी, इसके बाद सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी एग्जैक्टली कॉपी होता है। तो अगर आप लोग मियोसिस 2 को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, उन दोनों सेल में से हर एक सेल जो कि मियोसिस 1 में बना था वो डिवाइड होता है किस में, इनटू 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल्स। बिकॉज यहाँ पर जो आपके पास पेरेंट सेल है मियोसिस 2 के अंदर, पेरेंट सेल इसमें है, इसके अंदर यानी कि जो आपके पास पेरेंट सेल था उसके अंदर आपके पास 23 क्रोमोसोम थे, ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद। उसके बाद जब इससे 2 सेल नए बनेंगे, ठीक है, तो उनके अंदर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा इसके अंदर जो कॉपीड क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से हाफ हो जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं और आधे एक तरफ, जिस तरह से माइटोसिस में होता है। सो दैट्स वाई जो 23 क्रोमोसोम है वो 23 के पेयर में टूट जाते हैं और यहाँ पर जो 2 नए डॉटर सेल बने हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट सेल के साथ जिसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। जेनेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, सही, मतलब कि उनके अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने कि उनके पेरेंट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास 23 है यानी कि मियोसिस 2 के अंदर जो आपके पास पेरेंट सेल है वो मियोसिस 1 का डॉटर सेल है, यानी कि मियोसिस 1 का जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल था जब वो डिवाइड करता है इनटू 23, उसके बाद वो जो ईच ऑफ द 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल फर्दर डिवाइड्स माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस की तरह, और 23 में कन्वर्ट होता है और इस तरह से एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। अच्छा,
द सेकेंड मायोटिक डिवीजन इंक्लूड्स, यानी कि जो आपके पास सेकेंड मायोटिक डिवीजन है उसके भी आपके पास 4 फेज हैं। कौन कौन से? प्रोफेज 2, याद रखिएगा, 2 मीन्स मायोटिक 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अच्छा, प्रोफेज 2 इसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस डिसअपीयर्स। अगर आप लोग यहां ऊपर देखें तो टीलोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी, ठीक है, और उसके बाद एक पॉज आया जिसको हमने इंटरफेज का नाम दिया, और प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि टीलोफेज 1 में बनी थी वो यहां पर टूट जाती है, एंड द न्यूक्लियस डिसअपीयर, यानी कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो भी डिसअपीयर हो जाता है। नाउ मेटाफेज 2, द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू हाफ स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर सेंट्रोमेयर एंड गेट्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोफेज 2 के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे वो अब क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, यानी कि द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू हाफ स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर सेंट्रोमेयर, यानी कि अपने सेंट्रोमेयर की मदद से वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, एंड गेट अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि वो जो स्पिंडल फाइबर का जो इक्वेटर है वहां पर वो अरेंज हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम अटैच विद सेपरेट फाइबर ऑफ स्पिंडल, यानी कि जो हर एक क्रोमोसोम है वो एक डिफरेंट जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शायद आपको आता हो, ये शायद नहीं आता हो। क्वेश्चन ये है कि वो स्पिंडल फाइबर किस चीज़ से निकलते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पोल्स की तरफ पहले मूव करता है और फिर उससे जो है वो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एग्जैक्टली सेंट्रियोल याद रखिएगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी ये कहाँ से निकलते हैं? ये सेंट्रियोल से निकलते हैं, और ये ओनली एनिमल में ऐसा होता है। एनिमल में सेंट्रियोल एग्जिस्ट करता है, प्लांट में सेल्यूलोल नहीं होता। प्लांट में सेंट्रियोल की जगह माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन वी हैव एनाफेज 2। एनाफेज 2 इसमें क्या होता है? द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर शॉर्टन्स एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं विच इज अटैच विद द सेंट्रोमेयर्स वो शॉर्टन्स होते हैं, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्रोमोसोम पे फोर्स लगाते हैं जिससे क्रोमोसोम्स बीच में से टूट जाते हैं, एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से जब एक स्पिंडल फाइबर आके यहाँ अटैच हुआ, यहाँ से यहाँ अटैच हुआ, जब ये वाला स्पिंडल फाइबर यहाँ इस तरफ खींचेगा और जो उस तरफ वाला स्पिंडल फाइबर होगा वो इस तरफ खींचेगा, तो ये जो क्रोमोसोम होगा ये यहाँ बीच से टूट जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। सिंपल है। This movement continues until one complete set of chromosome is positioned at each pole of the cell, यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर से खींच कर क्रोमोसोम को अलग करने के बाद जो मूवमेंट है ये कब तक चलती है? यानी कि दिस मूवमेंट कंटिन्यूज जब तक वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पोजिशनड एट ईच पोल ऑफ द सेल, यानी कि जो 23 क्रोमोसोम आपके पास थे, कितने? 23, यानी कि जब 23 क्रोमोसोम बीच से टूटे तो जो दो नए 23 सेट के दो नए बने वो जब तक अपने पोल पर पहुंचेंगे वब तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और मतलब कि इस एनाफेज का मतलब ये कि उन 23 क्रोमोसोम को बीच से काट कर, बीच से तोड़कर उनसे जो दो नए 23 के जोड़े निकलेंगे उनको दो डिफरेंट पोल्स पर लाना, ये आपके पास फंक्शन है किसका? एनाफेज का। नाउ वी हैव टीलोफेज। द स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्स, यानी कि जो आपके पास टीलोफेज का कैरेक्टर है वो क्या है? स्पिंडल फाइबर जो होते हैं जिनका फंक्शन ये था कि उन्होंने क्रोमोसोम्स को आपस में से तोड़ना था, वो डिसअपीयर हो जाते हैं, एंड क्रोमोसोम बिगिंस टू अनकॉइल। अनकॉइल का मतलब कंडेंसेशन का उल्टा। जब क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब क्रोमोसोम उसका उल्टा करेगा, यानी कि जब क्रोमोसोम आपके पास क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास अनकॉइलिंग है, ठीक है। अनकॉइलिंग इज द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि अब क्रोमोसोम क्या बनाएगा? क्रोमेटिन। नाउ दे बिकम लॉन्गर एंड इनडिस्टिंक्ट एंड फॉर्म ग्रुप एट ईच पोल, यानी कि वो जितने भी आपके पास सेपरेटेड क्रोमोसोम थे वो जब अनकॉइल होते हैं तो वो लंबे लंबे हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं, बनिस्बत उसके जब वो कंडेंस्ड होते हैं यानी कि थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो अनकॉइल होते हैं तो वो बिल्कुल लूज हो जाते हैं, धागे की तरह वो बिखर जाते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर मूव करते हैं? मतलब कि टुवर्ड्स ईच, यानी कि डिफरेंट पोल की तरफ वो
मूव करके वो अपने आप को अनकॉइल करते हैं या फिर डीकॉइल करते हैं। अराउंड ईच ग्रुप न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड, यानी कि जो आपके पास दो पोल्स के ऊपर जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पहुंचे थे, जब वो अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है या फिर बन जाती है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो एज वी नो कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि वो आपके पास कैरियोकाइनेसिस हो गई, यानी कि न्यूक्लियसिस एक दूसरे से दूर जाकर अलग अलग जगह पर फॉर्म हो गई, या फिर यू कैन से कि न्यूक्लियर डिवीजन को आप लोग कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस इन ईच हैप्लॉइड मायोटिक सेल द साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर, यानी कि इसका मतलब वही है कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद आपके पास सेल डिवीजन होती है विच इज अवर साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। एंड थस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। और जब साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है तो फिर वो दो डिफरेंट सेल से आपके पास 4 सेल्स बन जाते हैं। और यहाँ पर ये जो एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, अगेन याद रखें क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं गैमीट्स। मतलब कि उन 4 नए सेल में से हर सेल को हम लोग गैमीट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस की गैर मौजूदगी में क्या होगा। In the absence of meiosis, number of chromosomes which have been doubled, giving rise to abnormal growth, changes in species characteristics, and or may prove fatal। ये पूछ रहे हैं कि अगर मियोसिस नहीं होती तो क्या होता। हमने इस लेक्चर में देखा ना कि मियोसिस का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है, वो इसलिए होती है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहे। तो अगर वो आपके पास नहीं होगी, यानी कि मियोसिस नहीं होगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, which have been doubled, डबल हो जाएंगे। बिकॉज याद रखिए 46 अगर मिलेंगे तो 92 होंगे, और अगर 92 हुए तो वो चेंज हो गए, और चेंज हमने नहीं होने देना। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मियोसिस करते हैं, 46 को 23 में कन्वर्ट करते हैं, और उस तरफ भी 46 को 23 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 23 और 23 को मिलाते हैं, जिसके नतीजे में 46 बनते हैं, ठीक है। तो मियोसिस के नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है। चेंजेस इन स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्पीशी कहते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशी है, फॉर एग्जांपल मंकीज की एक स्पीशी, यानी कि एक खास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पीशी कहते हैं, जो कि आपस में मिलकर रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल मंकीज, फॉर एग्जांपल लॉयंस, फॉर एग्जांपल टाइगर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स। तो वो एक खास किस्म के एनिमल को हम लोग स्पीशी कहते हैं। वैसे इसकी एक डिफरेंट एग्जांपल या फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन वो थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी हो जाएगी। अच्छा, मियोसिस की एब्सेंस के अंदर डेथ भी हो सकती है, यानी कि जब क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो वो जो नए सेल बनेंगे वो बहुत अनस्टेबल होंगे, और मतलब इट्स वेरी वेरी बैड, ठीक है। नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस है उसकी क्या अहमियत है। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हम ये चाहते हैं कि थ्रू आउट द जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग, उनकी ऑफस्प्रिंग, उनकी ऑफस्प्रिंग, यानी कि जितनी भी जनरेशन एक स्पीशी के अंदर आए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट है। यानी कि अगर मेरे अंदर 46 हैं तो मेरी बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी उनके अंदर 46 होने चाहिए, ताकि वो स्टेबल रह सकें, हेल्दी रह सकें, ठीक है। तो मियोसिस की एक इंपॉर्टेंस ये है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट मींस नॉट चेंज या फिर नॉट चेंज, यानी कि जो चीज़ चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती है, समझे। अच्छा, अब रीड करते हैं। मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखें वही वाली बात आ गई, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मियोसिस रिड्यूसेस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, यानी कि जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। दैट्स वाई उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और डिप्लॉयड पेरेंट सेल से जो फर्स्ट डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, मियोसिस 1 की नतीजे में उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड हो जाते हैं। और जब वो सेकंड डिवीजन होती है, यानी कि जब गैमीट्स बनते हैं, तो एज वी नो कि वो 23 क्रोमोसोम ही फर्दर 23 में डिवाइड होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कॉपीड फॉर्म में होते हैं, और एक कॉपी आपके पास एक गैमीट में और दूसरी गैमीट में। इसी तरह से 2 सेल जब डिवाइड करते हैं तो 4 बनते हैं, और उन चारों में से हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि हाफ ऑफ द पेरेंट, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, यू कैन से स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट जिसको ओवा कहते हैं, इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं। बड़ा आसान सा मतलब है इसका, हमने ऊपर देखा भी है। यानी कि आपको पता है कि जो गैमीट्स हैं या फिर जो मियोसिस के नतीजे में सेल्स बने हैं 4, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, ठीक है। यानी कि अगर ह्यूमन सेल के अंदर 46 हैं तो ह्यूमन के गैमीट के अंदर कितने होते हैं? 23 मेल गैमीट में और 23 फीमेल गैमीट में। तो जब ये दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू 23 और 23 के मिलने के बाद जो फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑफस्प्रिंग सेल या फिर डॉटर सेल आया वो कितना आया? 46। यानी कि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो क्या हुआ? वो रीस्टोर हो गया, यानी कि दोबारा से वैसा ही हो गया जब फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस थी आपके पास मियोसिस की। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज। रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट याद है कि क्रॉसिंग ओवर हुई थी, एक क्रोमोसोम से एक सेगमेंट वहां गया था, वहां से यहाँ आया था, तो उससे क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं, अच्छे वाले चेंजेस। अच्छे वाले चेंजेस मतलब कि यानी कि जो आपके पास एज यू नो कि कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग उससे छोटे, कुछ लोग दरमियाने, कुछ लोग नॉर्मल, कुछ लोग बहुत छोटे और कुछ लोग बिल्कुल बोनों की तरह, ठीक है। तो वो जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। बाय क्रॉसिंग ओवर, देखें आ गई बात, द मियोसिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? जीन्स एक्सचेंज होती हैं, बिकॉज डेफिनेटली जो आपके पास क्रोमोसोम है वो बना हुआ है आपके पास क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन जो है वो आपके पास बना हुआ है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और जो आपके पास जीन है, जीन क्या है? जीन्स छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, किसके? डीएनए के। तो बेसिकली जब क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट के वहां जाता है और वहां से यहाँ आता है, ठीक है, यानी कि वहाँ वाला हिस्सा यहाँ आता है और यहाँ वाला वहां जाता है, तो उससे क्या होता है? जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बिकॉज उस सेगमेंट के अंदर क्या है? बहुत बहुत सारे जीन्स हैं। तो कुछ जीन वहां जाते हैं और कुछ जीन यहाँ जाते हैं और कुछ जीन यहाँ वापस आते हैं, यानी कि तबादला हो रहा है जीन्स का, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहे हैं। किसके दरमियान? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। याद रखिएगा, यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, बिकॉज एज वी नो के सारे डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड फॉर्म, मतलब कि हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, ठीक है। उस कॉपी में से एक क्रोमोसोम फादर से आया है, दूसरा मदर से आया है, ठीक है। तो वो जो दो कॉपीज हैं एक ही क्रोमोसोम के, उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमो मीन्स सेम एंड लोगस मीन्स लोकेशन, यानी कि दो क्रोमोसोम सेम है बेसिस ऑन लोकेशन, यानी कि सेम लोकेशन पर उनके पास सेम जीन्स प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर। अच्छा, और इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? थस कॉज द जेनेटिक वेरिएशन अमंग द स्पीशीज। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के थ्रू जब क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं तो स्पीशीज के अंदर क्या आती हैं? जेनेटिक वेरिएशंस, तब्दीलियां। वेरिएशंस मीन्स तब्दीलियां, वेरिएशन का मतलब चेंज। वेरिएशन ऑपोजिट है कांस्टेंट का, यानी ऊपर हमने देखा ना कांस्टेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट यानी कि इस कांस्टेंट का ऑपोजिट है दिस वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, द वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जब वक्त गुजरता है तो बदलते माहौल के साथ साथ जो लाइफ है वो अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक ढालती है। यानी कि जब माहौल चेंज होता है, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो लाइफ अपने आप को इस तरह से चेंज करती है कि जिस चेंज की मदद से उस लाइफ को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प होती है। तो उस प्रोसेस को जिसमें लाइफ अपने अंदर चेंज लाती है ताकि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को कोप अप कर सके, उसको हम लोग कहते हैं वो हमारे पास एवोल्यूशन है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जो है या फिर जो आपके पास ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसके अंदर मियोसिस के जरिए से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तो वो आपके पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हेल्प आउट भी कर रही होती हैं, ठीक है। सो अब आपके पास कुछ मायोटिक एरर्स हैं, देखें उसमें क्या होता है। लेट अस टेक द हाइलाइटर, ओके। In normal course of meiosis, the two chromosomes of each homologous pair separates and enter into two gametes. यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ मियोसिस के अंदर, यानी कि जब मियोसिस नॉर्मल होती है, नॉर्मल मियोसिस के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं किसके? ईच होमोलोगस पेयर के, यानी कि एज वी नो के जो आपके पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो आपके पास पेयर की फॉर्म में होते हैं। और मियोसिस के दौरान क्या होता है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच होकर एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है? द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर सेपरेट्स, यानी कि नॉर्मली वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट गैमेट्स। यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर
वो जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपस में से पहले अलग होते हैं और फिर बाद में इस तरह से डिवाइड होते हैं कि उनमें से हर एक एक डिफरेंट गैमीट के अंदर जाता है, ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर देखा। बट समटाइम्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो जो सेपरेशन होती है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर वो फेल हो जाती है। बिकॉज याद रखिए कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हुआ था, वो आपस में अटैच हुए थे ताकि वो एक्सचेंज कर सकें सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। किस पॉइंट पे अटैच हुए थे? क्लाज्मेटा के पॉइंट पे, ठीक है। क्या बनाया था? टेट्राड बनाया था, बायवेलेंट टेट्राड, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वो जो उसकी सेपरेशन का प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, वो नहीं हो पाती, यानी कि फेल्स टू सेपरेट फ्रॉम वन एंड अदर ड्यूरिंग मियोसिस वन। और ये कब होता है? मियोसिस वन के अंदर। बिकॉज जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो मियोसिस वन में ही आपस में अटैच होते हैं और वन के अंदर ही उन्होंने अलग होना होता है। तो अगर अलग नहीं हुए तो मतलब गड़बड़ कहाँ हुई है? मियोसिस वन के अंदर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कहते हैं टूटना। जंक्शन मीन्स किसी चीज का मिलना, ठीक है, और डिसजंक्शन मीन्स किसी चीज का टूटना। तो अगर नॉन डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन मीन्स ब्रेक और नॉन मीन्स नॉन ब्रेक, यानी कि जब वो ब्रेक नहीं होते तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि उस फिनोमेना को एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि वो नॉन डिसजंक्शन है। इससे क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन प्रोड्यूस गैमीट्स विद एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि जब नॉन डिस्जंक्शन होती है तो उसकी वजह से जो गैमेट बनते हैं उनके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू नो कि नॉर्मली हमारे पास हर गैमेट के अंदर 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर नॉन डिस्जंक्शन है तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 23 की जगह 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है, आइदर विद लेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि समटाइम्स कुछ गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं और कुछ के अंदर कम हो सकते हैं। बिकॉज देखें 23 क्रोमोसोम हर गैमेट में होने, ठीक है, तो अगर एक गैमीट के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, तो किसी ना किसी में तो कम जाएंगे ना। दैट्स वाई जो नॉन डिसजंक्शन होती है उसकी वजह से कुछ गैमीट्स के अंदर लेस और कुछ के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। आई होप सो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, आपको समझ आया होगा। इफ सच एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूज विद नॉर्मल गैमीट्स, यानी कि अगर वो एबनॉर्मल गैमीट फ्यूज कर जाता है विद नॉर्मल गैमीट, सो उससे जो जाइगोट रिजल्ट होता है, मतलब कि उससे जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, विल ऑल्सो हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि उन किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनके पेरेंट्स में से किसी एक के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हुई है, जब वो किसी नॉर्मल यानी कि नॉर्मल गैमीट के साथ, यानी कि वो किसी नॉर्मल पेरेंट के गैमीट के साथ उनका नॉन डिसजंक्शन वाला गैमीट मिलेगा, तो उससे जो फाइनल रिजल्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। क्या हमने इस लास्ट यानी कि इस मेयोटिक एरर की कोई एग्जांपल अपनी सोसाइटी में देखी है? क्या आप ख्वाजा सलाओं को जानते हैं, जिनको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं? तो वो ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? वो एक्चुअल में उनका प्रॉब्लम या उनकी जो जेनेटिक डिजीज है वो यही होती है कि उनके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। खास तौर पे जो ट्रांसजेंडर हैं उनके अंदर होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है? लेट मी राइट द नेम, शायद मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिखूं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह की है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। बेसिकली उनके अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और वो परमानेंट होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका बेसिक रीजन क्या होता है? एब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके हर एक सेल में। और वो क्यों होते हैं? बिकॉज उनके पेरेंट्स में से किसी एक के अंदर नॉन डिसजंक्शन हुई होती है, यानी कि क्रोमोसोम सही से ड्यूरिंग मियोसिस वन सेपरेट नहीं हो पाते। दैट्स वाई उनके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं एंड दे डेवलप सर्टेन फीचर्स, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट किस्म के फीचर्स शो होते हैं, जिस कंडीशन में उन ट्रांसजेंडर के अंदर मेल के तरह के फीचर्स भी होते हैं और फीमेल की तरह के फीचर्स भी होते हैं। समझे? सो यहाँ पर आपके पास रीड आउट कंप्लीट होती है, बट बिफोर एंडिंग हमारे पास एक एनिमेशन है जिसको देखते हैं और उसको देखकर हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से मियोसिस एक्चुअली होती है। सो लेट्स सी द एनिमेशन। इस लेसन में हम मियोसिस के मराहिल के अंदर होने वाली डिटेल्स को स्टडी करेंगे। मियोसिस, जिसे बाज़-औक़ात रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से गैमीट्स बनते हैं। गैमीट से मुराद सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। मियोसिस को दो फेजेस में तकसीम किया जाता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन के 4 मराहिल होते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन।
इसी तरह से मियोसिस 2 के भी 4 मराहल होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का आगाज़ एक डिप्लॉयड सेल से होता है जिसमें पेरेंट से हासिल शुदा क्रोमोसोम के 2 सेट मौजूद होते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम अपनी मखसूस एक्स शेप में आ जाते हैं। इस मरहले में साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है जिसमें हर क्रोमोसोम अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ता है और टेट्राड बनाता है। टेट्राड में 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स शामिल होते हैं। क्रोमोसोम पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जीन्स की फॉर्म में, जो वालिदैन से हेरिडिटी होती है या फिर विरासत में मिलती है। हर जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसे एलील्स कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एलील्स एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड एलील्स के कुछ हिस्से आपस में तब्दील कर लेते हैं जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस हर क्रोमोसोम पर बेतरतीब तौर पर यानी कि एक रैंडम प्रोसेस में होता है जिसके नतीजे में हर सेल की डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। यही वजह है कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों से मुख्तलिफ होती है। प्रोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, सेंट्रियोल्स सेल के डिफरेंट पोल्स पर चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर एक सिंगल लाइन में आ जाता है और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम को अलहदा करके सेल के डिफरेंट पोल्स पर ले जाते हैं। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में हर डिफरेंट पोल पर एक क्रोमोसोम मौजूद होता है जो अब भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं और साइटोकिनेसिस का अमल होता है। मियोसिस 1 के अख्तिताम पर 2 जेनेटिकली डिफरेंट हेप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। हर हेप्लॉइड सेल में सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम का होता है जिनमें सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद होते हैं। मियोसिस 2। मियोसिस 2 के आगाज़ से पहले डीएनए की दोबारा रेप्लिकेशन नहीं होती बिकॉज वो ऑलरेडी मियोसिस 1 से पहले हो चुकी होती है। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। मेटाफेज 2 में हर सेल में क्रोमोसोम इक्वेटर में एक कतार में आ जाते हैं और दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर देते हैं और उन्हें सेल के डिफरेंट पोल्स पर खींचते हैं। एक बार सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएं एक दूसरे से तो उन्हें डिफरेंट क्रोमोसोम्स कंसिडर किया जाता है। टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है और साइटोकिनेसिस का प्रोसेस मुकम्मल होता है। मियोसिस 2 के नतीजे में 4 जेनेटिकली डिफरेंट हेप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं जिनमें सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम का होता है। और यहाँ पर जो आपके पास ओवरऑल मियोसिस है वो कंप्लीट होती है 2 डिफरेंट फेजेस के अंदर, विच वाज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 वेरी सिमिलर किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू अवर माइटोसिस, और मियोसिस 1 थोड़ी सी आपके पास डिफिकल्ट थी बट आई थिंक आपको समझ आई होगी। सो दैट वाज इट विद दिस चैप्टर एंड दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स या फिर उसके साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।